नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे 1857 की क्रांति के बारे में कि 1857 की क्रांति कब हुई थी, कहाँ हुई थी, क्यों हुई थी, क्या हुआ था उसमें। उन सभी के बारे में आज हम पूरी डिटेल से समझेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले सभी को पता होना चाहिए कि दिल्ली के अंदर उस समय जो दिल्ली का बादशाह कौन था उस समय। तो दिल्ली का बादशाह 1857 की क्रांति के समय था। दिल्ली का बादशाह 1857 की क्रांति के समय था बहादुर शाह जफ़र। बहादुर शाह जफ़र सेकंड कौन था? दिल्ली का बादशाह कौन था उस समय? बहादुर शाह जफ़र सेकंड। 1857 की क्रांति के समय की बात है। उस समय जो दिल्ली है वहाँ का शासक था बहादुर शाह जफ़र सेकंड। उसके बाद आगे बात करते हैं अपन जो ब्रिटेन थी, ब्रिटेन की क्वीन यानी कि रानी कौन थी ब्रिटेन की 1857 की क्रांति के समय? ब्रिटेन की क्वीन थी विक्टोरिया। कौन थी क्वीन? विक्टोरिया। कौन थी? विक्टोरिया। क्वीन का नाम क्या था? विक्टोरिया। दिल्ली के बादशाह का नाम क्या था? बहादुर शाह जफ़र सेकंड। और ब्रिटेन में क्वीन का क्या नाम था? विक्टोरिया। ब्रिटेन की क्वीन नहीं, दिल्ली के मुग़ल बादशाह की नहीं, ब्रिटेन में जो क्वीन थी वो थी उस समय 1857 की क्रांति के समय। और ब्रिटेन के अंदर पीएम कौन था? प्रधानमंत्री कौन था उस समय? पार्म स्टन। कौन था? पार्म स्टन। कौन था? पार्म स्टन। भाई दिल्ली के अंदर मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र सेकंड। क्वीन कौन थी? विक्टोरिया। क्वीन कौन थी? विक्टोरिया। पीएम कौन था? पार्म स्टन। कौन था? पार्म स्टन। कौन था? पार्म स्टन। और भारत का गवर्नर जनरल कौन था उस समय? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था भाई? लॉर्ड कैनिंग। यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी के? भाई गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और क्रांति का प्रतीक किसे माना गया था? कमल और क्रांति का प्रतीक किसे माना गया था? कमल और रोटी को। क्रांति का प्रतीक किसे माना गया था? कमल और रोटी को। क्रांति का प्रतीक किसे माना गया था? कमल और रोटी को। यहाँ तक की सारी चीज़ें याद हो जानी चाहिए अभी क्लास में साथ के साथ ही कि दिल्ली का बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफ़र सेकंड। ब्रिटेन की क्वीन कौन थी? विक्टोरिया। प्रधानमंत्री कौन था ब्रिटेन का? पार्मस्टन। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब अपन देखते हैं राजस्थान के संदर्भ में। राजस्थान के संदर्भ में हम बात करेंगे कि कौन रियासत ने कब अंग्रेज़ों के साथ संधि की। तो सबसे पहले आता है 1803। क्या आता है? 1803। 1803 में दो रियासतें हैं। एक तो है भरतपुर, और दूसरी है अलवर। एक तो है भरतपुर और एक है अलवर। इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ क्या की थी? संधि की थी। अंग्रेज़ों के साथ क्या की थी? सहायक संधि की थी। किन किन ने? भरतपुर और अलवर ने। सितंबर में तो भरतपुर ने की सहायक संधि और नवंबर के अंदर अलवर ने की थी सहायक संधि। इस समय गवर्नर जनरल कौन था भारत का? इस समय गवर्नर जनरल कौन था भारत का? इस समय गवर्नर जनरल कौन था भारत का भाई? इस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेजली। किसकी जली? वेलेजली की जली। 1803 दो रियासतें हैं जो अंग्रेज़ों के साथ सहायक संधि करती है। एक है भरतपुर, एक है अलवर। उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेजली। किसकी जली? वेलेजली की जली। किसकी जली भाई? वेलेजली की जली। किसकी जली? वेलेजली। वेलेजली कौन था? वेलेजली।
उसके बाद समय आता है 1817। 1817 में भी दो रियासतों ने सहायक संधि की, एक करौली और एक है कोटा। एक है करौली और एक है कोटा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई सभी के भाई? यहाँ तक की बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखो आगे की कहानी देखते हैं अब। देखो भाई, यहाँ तक सबके क्लियर है क्या? यहाँ तक सबके क्लियर है क्या? ठीक है, तो आगे देखो। फिर आता है 1818। इस समय जो अन्य सभी रियासतें थी, जितनी भी रियासतें थी, अन्य रियासतों ने क्या की? सहायक संधि। अब जब ये 1817 और 1818 की बात है, इस समय भारत का गवर्नर जनरल जी कौन था? इस समय था लॉर्ड हेस्टिंग्स। इस समय कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड हेस्टिंग्स। यहाँ तक की बात समझ में आ गई क्या? कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड हेस्टिंग्स। उसके बाद आता 1823। कब आता है? 1823। इसके अंदर जो सिरोही है वो अंतिम रियासत है। सिरोही अंतिम रियासत। अब हमने पढ़ा कि 1803 में भरतपुर और अलवर सहायक संधि करते हैं। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेज़ली था। 1817 में करौली और कोटा सहायक संधि करते हैं। 1818 में अन्य रियासतें सहायक संधि करती हैं और उस समय गवर्नर जनरल है लॉर्ड हेस्टिंग्स। 1823 में सिरोही है जो अंतिम रियासत है जिसने अंग्रेज़ों के साथ सहायक संधि की। इन सभी रियासतों ने इस समय क्या किया था भाई? अंग्रेज़ों के साथ सहायक संधि की तीनों ने। यहाँ तक की बात समझ में आ गई क्या? यहाँ तक की बात समझ में आ गई? आगे चले क्या? इनकी थ्योरी भी लिखनी है? थ्योरी लिखनी है क्या इनकी? चलो थ्योरी लिखवा देता हूँ नोट्स के टाइप में। ये भी नोट्स है, इनको भी नोट ऐसे के ऐसे नोट करना है। जैसे जैसे मैं नोट करते जा रहा हूँ वैसे के वैसे नोट करना है सभी को, ठीक है? देखो 1803 में भरतपुर और अलवर रियासतों ने अंग्रेज़ों से पहली बार संधि की थी। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेज़ली। कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड वेलेज़ली। उसके बाद कब आता है? 1817 और 18। इसमें कौन कौन करता है? करौली व कोटा। करौली, कोटा व अन्य रियासतों ने
संधि की इस समय गवर्नर जनरल कौन था? बताओ भाई, ऊपर बता चुका हूँ, लॉर्ड हेस्टिंग्स। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। और 1823 में सिरोही अंतिम रियासत थी जिसने अंग्रेज़ों से सहायक या संधि की थी। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? आगे चलें? पक्का? ठीक है भाई, देखो आगे देखते हैं अपन, आगे देखते हैं। देख लो, देखते जाओ सभी, देखते जाओ। कहीं भी कोई भी डाउट आए तो मैसेज कर देना, कमेंट कर देना इस पे। क्लियर है? क्लियर है क्या यहाँ तक? आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। अब देखो, हमने देखा कि जैसे 1803 के अंदर भरतपुर और अलवर रियासत के साथ संधि की जा रही है। उस समय गवर्नर जनरल है लॉर्ड वेलेस्ली। 1818 के अंदर करौली, कोटा और अन्य रियासतें सहायक संधि कर रही है, और उस समय गवर्नर जनरल है लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो जो ये गवर्नर जनरल है वो तो पूरे ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल है। वो हर रियासत के पास थोड़ी आएगा सहायक संधि करने के लिए, वो कोई प्रतिनिधि भेजेगा भाई, किसी न किसी कोई प्रतिनिधि को भेजेगा। प्रतिनिधि भेजकर वो सहायक संधि करेगा, वो खुद थोड़ी जाएगा कहीं पर सहायक संधि करने के लिए या किसी भी प्रकार की संधि करने। तो इन संधियों के दौरान जो अंग्रेज़ों का प्रतिनिधि था उसका नाम था चार्ल्स मेटकॉफ। कौन था? चार्ल्स मेटकॉफ। तो इसको भी लिख लेते हैं। इन संधियों के दौरान अंग्रेज़ों का प्रतिनिधि कौन था? चार्ल्स मेटकॉफ। कौन था? चार्ल्स मेटकॉफ। भाई, इन संधियों के दौरान अंग्रेज़ों का प्रतिनिधि कौन था? चार्ल्स मेटकॉफ। यहाँ तक क्लियर है? लेकिन जो दक्षिण राजस्थान है, परंतु दक्षिण राजस्थान की रियासतें हैं, उनके साथ सहायक संधि के लिए अंग्रेज़ों की तरफ से भेजा गया प्रतिनिधि का नाम था जॉन मेलकम। कौन था? जॉन मेलकम। तो परंतु दक्षिण राजस्थान की रियासतों से संधि के दौरान अंग्रेज प्रतिनिधि कौन था? जॉन मेलकम। भाई, चार्ल्स मेटकॉफ तो जो राजस्थान है उसकी अन्य रियासतों के साथ सहायक संधि के अंदर प्रतिनिधि था, और दक्षिणी राजस्थान में रियासतों के साथ
अंग्रेज संधि करने के लिए जो अंग्रेज़ों ने प्रतिनिधि भेजा था उसका नाम था जॉन मेलकम। तो ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छे से याद हो जानी चाहिए क्लास में ही, कक्षा में ही, साथ के साथ। इस ही वीडियो के ख़त्म होते ही, एंड होते ही ये सब चीज़ें अपनी फिंगर टिप्स पर लर्न होनी चाहिए। इन संधियों के दौरान अंग्रेज़ों का प्रतिनिधि कौन था? चार्ल्स मेटकॉफ। और दक्षिण राजस्थान की रियासतों के साथ संधि के दौरान प्रतिनिधि कौन था? जॉन मेलकम। कौन था? जॉन मेलकम। यहाँ तक क्लियर है क्या? सब कुछ क्लियर है? आगे चलते हैं। देखो भाई, आगे चलते हैं अपन। अब क्या है कि सबसे पहले तो एक टर्म यूज़ ली जाती है पॉलिटिकल एजेंट की। क्या ली जाती है टर्म? पॉलिटिकल एजेंट। क्या है कि जो अंग्रेज़ होते थे वो प्रत्येक रियासत के अंदर एक अपना अधिकारी नियुक्त करते थे, प्रत्येक रियासत में, चाहे वो जयपुर रियासत हो, मेवाड़ रियासत हो, मारवाड़ रियासत हो, कोटा रियासत हो, बूंदी रियासत हो, अलवर हो, भरतपुर हो, कोई सी भी रियासत हो, प्रत्येक रियासत के अंदर उनका एक अधिकारी होता था जिसे कहते थे पॉलिटिकल एजेंट। क्या कहते थे? पॉलिटिकल एजेंट। देखिए, प्रत्येक रियासत में एक अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। एक अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी जिसे पॉलिटिकल एजेंट, ब्रैकेट में शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं अपन PA, पॉलिटिकल एजेंट कहते थे। यहाँ तक की बात समझ में आ गई भाई। प्रत्येक रियासत के अंदर जो अंग्रेजी अधिकारी होते थे, अंग्रेज अधिकारी होता था, उसे पॉलिटिकल एजेंट कहते थे। ठीक है। अब अन्य अलग अलग रियासतें थी, जैसे कि जयपुर है, जैसे जयपुर। अब जयपुर रियासत का 1857 की क्रांति के समय राजा कौन था? राजा था सवाई राम सिंह सेकंड। कौन था ये? राजा। कौन था? राजा। और पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर ईडन। मेजर ईडन क्या था? पॉलिटिकल एजेंट। देखो भाई, जयपुर रियासत थी, जयपुर रियासत का राजा था सवाई राम सिंह सेकंड, और वहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर ईडन। जयपुर रियासत है, उसका राजा सवाई राम सिंह सेकंड है और पॉलिटिकल एजेंट है मेजर ईडन। ठीक है। ऐसे ही सेकंड नंबर पे चलते हैं अपन, कोटा। कोटा का राजा है राम सिंह सेकंड, और पॉलिटिकल एजेंट कौन है? मेजर बर्टन। मेजर बर्टन क्या है? यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट। अब देखने वाली बात यह है कि जो जयपुर है, जयपुर के राजा तो है सवाई राम सिंह सेकंड, और कोटा के राजा है ओनली राम सिंह सेकंड। जयपुर के तो कौन है? सवाई राम सिंह सेकंड है, सवाई राम सिंह सेकंड। और कोटा के है ओनली राम सिंह सेकंड, केवल राम सिंह सेकंड ही है, कोई सवाई ववाई कुछ नहीं लगा हुआ इनके आगे पीछे। और जयपुर वाले के आगे क्या लगा हुआ होगा? सवाई राम सिंह सेकंड, और यहाँ राम सिंह सेकंड। अगर कोटा का राजा भी क्वेश्चन के अंदर आ रहा है, जयपुर का राजा भी क्वेश्चन के अंदर आ रहा है, तो जयपुर वाले के साथ तो सवाई राम सिंह लगेगा और कोटा वाले के साथ ओनली राम सिंह सेकंड ही होगा। अगर ओनली केवल जयपुर का राजा का नाम आता है तो ओनली राम सिंह सेकंड भी आ सकता है। तो जयपुर के राजा का नाम सवाई राम सिंह सेकंड, पॉलिटिकल एजेंट मेजर ईडन, कोटा के राजा का नाम राम सिंह सेकंड और पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन। थर्ड नंबर पे चलते हैं।
थर्ड नंबर पे चलते हैं मेवाड़। कहाँ चले? मेवाड़। मेवाड़ के राजा कौन है उस समय 1857 की क्रांति के समय? स्वरूप सिंह। कौन है? स्वरूप सिंह। कौन है ये राजा? कहाँ के हैं राजा? मेवाड़ के। और पॉलिटिकल एजेंट कौन है? मेजर सावर्स। मेजर सावर्स क्या है? पॉलिटिकल एजेंट। मेजर सावर्स क्या है? पॉलिटिकल एजेंट। मेवाड़ के राजा स्वरूप सिंह और पॉलिटिकल एजेंट है मेजर सावर्स। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। फोर्थ नंबर पे देखते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है मारवाड़। मारवाड़ के राजा इस समय शासक है, यहाँ के राजा हैं तख्त सिंह। कौन है भाई? मारवाड़ के तख्त पे उस समय कौन बैठा था? तख्त सिंह बैठा था। तो तख्त सिंह क्या है? राजा मारवाड़ का। और पॉलिटिकल एजेंट कौन है? मेक मौसन। पॉलिटिकल एजेंट कौन है? मेक मौसन। यहाँ तक की बात क्लियर है? यहाँ तक की बात सभी के समझ में आ गई भाई? यहाँ तक की बात क्लियर है क्या? आगे चलें। आगे देखो, फिफ्थ नंबर पे आएगा भरतपुर। भरतपुर। भरतपुर का राजा है जसवंत सिंह। जसवंत सिंह। ये यहाँ के क्या है? राजा है। और पॉलिटिकल एजेंट कौन है यहाँ का? भाई कोई ना कोई पॉलिटिकल एजेंट तो होगा यहाँ का। कौन है यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट? यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट है मॉरिसन। कौन है? मॉरिसन। देखो भाई, सबसे पहले जयपुर। जयपुर के राजा सवाई राम सिंह सेकंड और पॉलिटिकल एजेंट है मेजर ईडन। फिर कोटा। कोटा के राम सिंह सेकंड राजा और पॉलिटिकल एजेंट है मेजर बर्टन। मेवाड़ के शासक है स्वरूप सिंह और पॉलिटिकल एजेंट है मेजर सावर्स। मारवाड़ के शासक है तख्त सिंह और पॉलिटिकल एजेंट है मेक मौसन। भरतपुर के शासक है जसवंत सिंह और पॉलिटिकल एजेंट है मॉरिसन। यहाँ तक की बात समझ में आ गई है सभी के? भाई यहाँ तक की बात सभी की समझ में आ गई हो तो आगे चले। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं भाई। आगे देखो, अब कुछ और एडिशनल बातें जान लेते हैं कि जैसे उस समय राजस्थान को क्या कहा जाता था? राजपूताना कहा जाता था। तो सबसे पहले ये बात को पता होनी चाहिए कि राजपूताने का पहला रेजिडेंट कौन था? राजपूताने का प्रथम रेजिडेंट। राजपूताने का प्रथम रेजिडेंट कौन था? डेविड ऑक्टरलोनी। डेविड ऑक्टरलोनी। में राजपूताने का प्रथम रेजिडेंट कौन था? डेविड ऑक्टरलोनी। और इसका मुख्यालय कहाँ था? इसका मुख्यालय कहाँ था? मुख्यालय था दिल्ली में। कहाँ था? दिल्ली में। उस समय राजपूताने को कंट्रोल यहीं से किया जाता था, दिल्ली से ही। राजपूताने का प्रथम रेजिडेंट था डेविड ऑक्टरलोनी, जिसका मुख्यालय था दिल्ली के अंदर। उसके बाद रेजिडेंट को तो हटा दिया गया, रेजिडेंट के पद को हटा दिया गया और उसके बाद एजेंट टू गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। और राजस्थान के प्रथम अपन शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। कौन था? अब्राहम
अब्राहम लॉकेट। अब्राहम लॉकेट कौन था? राजस्थान के प्रथम एजीजी कौन थे? अब्राहम लॉकेट। और इनका मुख्यालय कहाँ था? इनका मुख्यालय कहाँ था? अजमेर में। मुख्यालय कहाँ था? अजमेर में। ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो अंग्रेज़ है वो ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोग हैं, उनको गर्मी इतनी सहन नहीं होती है, गर्मी इतनी सहन नहीं कर पाते हैं, ठंडे इलाके के लोग हैं। तो आपको पता है राजस्थान में गर्मियों के अंदर कितनी गर्मी पड़ती है भाई, कूलर पंखे सब फेल हो जाते हैं। अभी तो कूलर पंखे, उस समय तो कूलर पंखे भी नहीं थे, तो उस समय तो हालत ख़राब हो जाती होगी। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि 1845 के अंदर जो एजीजी का मुख्यालय है उसको अजमेर से कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया? आबू सिरोही में, माउंट आबू सिरोही के अंदर। तो 1845 में एजीजी का मुख्यालय आबू सिरोही। ठीक है। उसके बाद वहाँ से क्या प्रशासन चलाने में दिक्कत आने लगी। फिर भाई एजीजी सिरोही बैठा हुआ है और सिरोही बैठे बैठे पूरे राजस्थान पे कंट्रोल कैसे कर सकता है वो। तो उसके बाद एक सिस्टम तैयार किया गया 1864 के अंदर कि 6 महीने जब सर्दी रहेगी तब तो एजीजी अजमेर में रहेगा, और जैसे ही गर्मियाँ आएगी एजीजी आबू चला जाएगा। तो 1864 में 1864 में 6 माह, तो 6 माह अजमेर में और 6 माह आबू में एजीजी रहेगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? यहाँ तक की बात सभी की समझ में आ गई क्या? कि राजपूताने के अंदर, राजपूताने के जो प्रथम रेजिडेंट थे उनका नाम था डेविड ऑक्टोलॉनी, जिनका मुख्यालय था दिल्ली में। राजस्थान के प्रथम एजीजी थे अब्राहम लॉकेट, जिनका मुख्यालय था अजमेर। अजमेर में बहुत तेज़ गर्मियाँ होती थी, इस वजह से 1845 में एजीजी का मुख्यालय आबू में ट्रांसफ़र कर दिया गया। उसके बाद 1864 में वहाँ आबू के अंदर ट्रांसफ़र तो कर दिया, लेकिन वहाँ पर क्या है कि जो प्रशासन चलाना या राजपूताने पे कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। तो 1864 में 6 महीने के लिए अजमेर और 6 महीने के लिए आबू के अंदर एजीजी के मुख्यालय को स्थापित किया गया कि एजीजी 6 महीने अजमेर में रहेंगे गर्मियों में, और सर्दियों में अजमेर में रहेंगे 6 महीने, और गर्मियों में 6 महीने आबू में रहेंगे। यहाँ तक की बात सभी की समझ में आ गई। अब नई बात ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि 1857 की क्रांति के समय जो राजस्थान है उसके एजीजी का क्या नाम था? तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के या राजपूताने के एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। भाई लॉरेंस विश्नोई था उस समय, जो लॉरेंस है वो था उस समय। 1857 की क्रांति के समय एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। सभी को ये लर्न हो जाना चाहिए साथ के साथ। 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन था भाई? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब ये पता होना चाहिए कि राजस्थान में कितनी छावनियाँ थी उस समय। तो उस समय राजस्थान के अंदर 6 छावनियाँ थी। कौन कौन सी? नसीराबाद, ब्यावर, देवली,
एरिनपुरा, खेरवाड़ा और नीमच। तो एक एक करके इनके बारे में जानेंगे कि राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी। कितनी सैनिक छावनियाँ थी? 6 सैनिक छावनियाँ थी। कौन कौन सी? नंबर 1 पे चलते हैं, नसीराबाद, कौन कौन सी? नसीराबाद। कौन कौन सी सैनिक छावनियाँ थी? नसीराबाद। नसीराबाद कहाँ पर है? अजमेर में। उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है ब्यावर। ब्यावर सैनिक छावनी। ब्यावर छावनी कहाँ पर आती है? ब्यावर में ही आती है। ब्यावर अब तो अलग ज़िला बन गया, पहले तो अजमेर में आता था। उसके बाद है देवली। उसके बाद देवली। देवली कहाँ पर है? टोंक में। 4th नंबर पे है एरिनपुरा। एरिनपुरा पाली। एरिनपुरा पाली। 5th नंबर पे खेरवाड़ा। खेरवाड़ा उदयपुर। खेरवाड़ा उदयपुर। और 6 नंबर पे है नीमच। ये कहाँ पर है? एमपी के अंदर। ठीक, तो ये साथ के साथ लर्न हो जानी चाहिए कि नशीराबाद छावनी अजमेर, ब्यावर छावनी ब्यावर में, देवली छावनी टोंक में, एरिनपुरा छावनी पाली में, खेरवाड़ा उदयपुर, नीमच एमपी। कितनी छावनियाँ? 6 छावनियाँ। नशीराबाद, अजमेर, ब्यावर, ब्यावर। 2 तो ये अजमेर में ही हो गई, ये 2 तो कंटिन्यू लर्न हो जाएगी। 2 तो ऐसे लर्न हो जाएगी कि नसीराबाद अजमेर में और एक और अजमेर में थी, कौन सी? ब्यावर। ठीक है, उसके बाद फिर देवली टोंक के अंदर है। देवली टोंक में है। एरिनपुरा। एरिनपुरा कहाँ पर है? एरिनपुरा पाली में है। एरिनपुरा कहाँ पर है? एरिनपुरा पाली। एरिनपुरा कहाँ पर है? पाली में। एरिनपुरा पाली। एरिनपुरा एरिनपुरा पाली। एरिनपुरा एरिनपुरा पाली। एरिनपुरा पाली। एरिनपुरा पाली। बार बार रिपीट करो, एरिनपुरा पाली, एरिनपुरा पाली, एरिनपुरा पाली, एरिनपुरा पाली, एरिनपुरा पाली पाली। उसके बाद खेरवाड़ा। खेरवाड़ा उदयपुर। खेरवाड़ा उदयपुर। खेरवाड़ा उदयपुर। खेरवाड़ा उदयपुर। खेरवाड़ा उदयपुर। खेरवाड़ा उदयपुर। नीमच एमपी। नीमच एमपी। नीमच एमपी। नीमच एमपी। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जिनको जानना भी ज़रूरी है, उनको जानना भी ज़रूरी है। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है उनसे संबंधित। जैसे फर्स्ट 1822 से संबंधित है, वही सन भी लर्न करना है। इन्हीं सनों से क्वेश्चन आता है कि जो कोटा कंटिजेंट है उनकी स्थापना कब हुई थी, मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब हुई थी, शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना कब हुई थी, जोधपुर लीजियन की स्थापना कब हुई थी, मेवाड़ वीर कोर की स्थापना कब हुई थी। तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं, तो सन याद होने चाहिए कि 1822 है, उसमें कोटा कंटिजेंट्स, कोटा कंटिजेंट, कोटा कंटिजेंट की स्थापना हुई थी। और मेरवाड़ा बटालियन, मेरवाड़ा बटालियन। उसके बाद 1835 आता है। 1835 में शेखावटी ब्रिगेड और एक जोधपुर लीजियन, जोधपुर लीजियन। उसके बाद आता 1841। 1841 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना हुई। मेवाड़ भील कोर, मेवाड़ भील। तो वही 1841 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना हुई। अब इनके जो मुख्यालय बने, तो कहाँ कहाँ पर किस किस का मुख्यालय था उसका भी पता होना चाहिए, कि जिन जिन का जो मुख्यालय था वो पता होना चाहिए। जैसे कोटा कंटिजेंट है, तो कोटा के पास देवली ही छावनी थी, तो कोटा कंटिजेंट का मुख्यालय कहाँ था? देवली।
क्लियर है। उसके बाद मेरवाड़ा बटालियन के पास कौन था? ब्यावर में था इसका मुख्यालय। जोधपुर लीजियन एरिनपुरा, इसका मुख्यालय कहाँ था? एरिनपुरा। कहाँ था इसका मुख्यालय? एरिनपुरा। क्लियर है यहाँ तक की बात। उसके बाद मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहाँ था? खेरवाड़ा, उदयपुर। भाई भील, हमने सुना है कि महाराणा प्रताप की सहायता भीलों ने की। तो हल्दीघाटी के युद्ध के अंदर भीलों ने महाराणा प्रताप की सहायता की थी। महाराणा प्रताप मेवाड़ के थे और मेवाड़ में भील कोर की स्थापना हो रही है। तो इसके पास में कौन रहेगा? खेरवाड़ा, उदयपुर। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर था? खेरवाड़ा, उदयपुर। अब देखो भाई आगे चलते हैं। अब आगे 1857 की क्रांति स्टार्ट होती है और 1857 की क्रांति के बारे में देखते हैं कि क्या 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 हुआ, कहाँ पर क्या घटना हुई। तो सबसे पहले घटना हुई क्या क्या हुआ, देखो कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है 1857 की क्रांति में। उन घटनाओं के बारे में देखेंगे कि कब कहाँ पर क्या घटना घटित हुई। तो सर्वप्रथम अंग्रेजों का विद्रोह किसने किया था? सबसे पहले अंग्रेजों का विद्रोह बैरकपुर छावनी है एक। बैरकपुर छावनी कहाँ पर है ये? बंगाल में। बैरकपुर छावनी, बंगाल। बैरकपुर छावनी, बंगाल। कहाँ पर है ये? बैरकपुर छावनी, बंगाल। कहाँ पर है भाई? बैरकपुर छावनी, बंगाल। यहाँ तक की बात समझ में आ गई भाई? यहाँ तक की बात समझ में आ गई क्या कि बैरकपुर छावनी बंगाल है। बैरकपुर छावनी बंगाल। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? क्लियर है क्या यहाँ तक सब कुछ है? आगे चलें? ठीक है, आगे चलते हैं भाई। बैरकपुर छावनी बंगाल, बैरकपुर छावनी बंगाल, बैरकपुर छावनी बंगाल। देखो अब बैरकपुर छावनी बंगाल का एक सिपाही था, उसका नाम था क्या? मंगल पांडे। सुना होगा, मूवी भी बनी है इनके ऊपर, मंगल पांडे के ऊपर। तो बैरकपुर छावनी बंगाल के मंगल पांड्या थे सैनिक। ये कौन सी बटालियन के, कौन सी रेजिमेंट के थे? तो ये थे 34वीं रेजिमेंट के सैनिक थे। कौन सी रेजिमेंट के सैनिक थे? 34वीं रेजिमेंट के सैनिक थे। कौन? मंगल पांड्या। तो इन्होंने क्या है कि दो सिपाहियों को 29 मार्च को इन्होंने क्या किया? दो सिपाहियों की हत्या कर दी गोली मारकर। किस वजह से हत्या की? कि चर्बी वाले कारतूस की खबर सुनी थी, खबर फैल गई सारी हर जगह कि जो वो राइफल के अंदर कारतूस यूज़ किया जाता है उसके अंदर चर्बी वाले कारतूसों का यूज़ किया जाता है और उसके अंदर सूअर और गाय की चर्बी मिलाई जाती है। तो इन्होंने मना कर दिया उसका यूज़ करने से, और जो अंग्रेज़ अधिकारी थे वो इनके ऊपर दबाव बना रहे थे। तो इन्होंने दो अंग्रेज़ अधिकारी ह्यूसन और बग को गोली मार दी। तो इन्होंने क्या किया? ह्यूसन और बग, इनको क्या कर दी? गोली मार दी। इनको क्या कर दी? गोली मार दी। ठीक है। उसके बाद ये घटना कब की है? 29 मार्च की घटना है। 29 मार्च को इन्होंने क्या किया? ह्यूसन और बग को इनको ह्यूसन और बग को क्या कर दी? गोली मार दी। और 8 अप्रैल को मंगल पांडे
को फांसी दे दी गई। भाई 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब इनको फांसी दे दी गई तो हर जगह इसका विरोध होने लगा, हर जगह विरोध होने लगा। तो क्रांति की शुरुआत कब होती है? 10 मई को। क्रांति की शुरुआत कब होती है? 10 मई को। सबसे इम्पोर्टेंट डेट है ये, 10 मई 1857 को। कहाँ से शुरुआत होती है? मेरठ से। कहाँ से शुरुआत होती है? मेरठ से। क्रांति की शुरुआत होती है। भाई भारत में, कहाँ पर? भारत में। भारत में क्रांति की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? कि 10 मई 1857 को मेरठ से क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। मेरठ से क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। इस क्रांति की सूचना राजस्थान में कब मिली और उस समय एजीजी कहाँ पर था? तो इस आया हुआ क्वेश्चन है ये, हल्के में मत लेना। इस क्रांति की सूचना एजीजी को 19 मई को आबू में। भाई इस क्रांति की सूचना एजीजी को 19 मई को आबू में मिली। ये बात सही है क्या? बिल्कुल सही है। और याद होनी चाहिए ये बात कि इस क्रांति की सूचना एजीजी को 19 मई को आबू में मिली। यहाँ तक की बात समझ में सभी की क्लियर है। आगे चलते। अब राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो अब देखते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान में क्रांति की शुरुआत होती है 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से। तो देखो, राजस्थान में क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से हुई। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से हुई। भारत में 10 मई को और राजस्थान में 28 मई को, सॉरी। तो 10 मई 1857 को मेरठ से क्रांति की शुरुआत होती है। इस क्रांति की सूचना 19 मई को आबू में मिलती है और 28 मई को 1857 की क्रांति नसीराबाद छावनी से शुरू होती है राजस्थान में। ये सारी चीज़ें, घटनाक्रम याद हो गया सभी को। देखो भाई, सर्वप्रथम अंग्रेज़ों का विद्रोह किसने किया? बैरकपुर छावनी, बंगाल का सैनिक है मंगल पांडे, 34वीं रेजिमेंट का सिपाही था। 29 मार्च को उसने ह्यूसन और बग को गोली मार दी। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे वैसे होने को यूपी का था। तो 10 मई 1857 को मेरठ में, यूपी मेरठ में है, तो मेरठ से क्रांति की शुरुआत होती है। इसकी सूचना एजीजी को 19 मई को आबू में मिलती है और राजस्थान में क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से होती है। यहाँ तक सबके समझ में आ गई? क्लियर है क्या? 2 डेट्स हैं, एक तो 10 मई, इसको 1857 की क्रांति शुरुआत होती है। एक 19 मई, इस दिन आबू के अंदर एजीजी को सूचना मिलती है क्रांति की। और एक 28 मई, इस दिन राजस्थान में क्रांति की शुरुआत होती है। तो 3 डेटें ये लर्न होनी चाहिए कि 10 मई को और भारत में क्रांति की शुरुआत हुई, 19 मई को आबू के अंदर एजीजी को सूचना मिलती है, 28 मई को 1857 की क्रांति राजस्थान के अंदर नसीराबाद छावनी से शुरू होती है। यहाँ तक की बातें क्लियर है सभी के? भाई यहाँ तक की बातें क्लियर है क्या? आगे चले क्या अपन? चले आगे। अब आगे चलते हैं। अब नसीराबाद छावनी से शुरुआत होती है तो सबसे पहले अपन
स्टार्टिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं कहाँ से? नशीराबाद से। कहाँ से? नशीराबाद छावनी से शुरुआत करते हैं अपन। ठीक है, देखो आगे चलते हैं। देखो भाई नशीराबाद छावनी के बारे में। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नसीराबाद छावनी से हुई थी। कब हुई थी? 28 मई 1857। कब हुई थी? 28 मई 1857। कहाँ से हुई थी? नसीराबाद छावनी से। यहाँ तक की बात क्लियर है सभी के? आगे चलते हैं। नसीराबाद छावनी कहाँ पर है? अजमेर में। भाई नसीराबाद छावनी कहाँ पर है? अजमेर में है। 1857 की क्रांति का प्रमुख नेता कहाँ पे? कहाँ का प्रमुख नेता? नसीराबाद छावनी के अंदर जिन्होंने विद्रोह किया था उन विद्रोहियों का प्रमुख नेता है। प्रमुख नेता कौन था? बख्तावर सिंह। कौन था? बख्तावर सिंह। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है क्या? पक्का? आगे चलते हैं। उसके बाद देखते हैं कि विद्रोही कौन थे। विद्रोह किसने किया? विद्रोह किया 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, NI। आपको NI याद रखना है। नेटिव इन्फेंट्री होता है NI का मतलब। तो 15वीं NI के सैनिकों ने, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने विद्रोह किया। अब इस विद्रोह के अंदर किन किन को मार दिया? वुड और न्यूबरी को मार दिया गया। वह पेनी की दिल के दौरे से मृत्यु हो गई। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? भाई नसीराबाद से 1857 की क्रांति 28 मई 1857 को शुरुआत होती है। नसीराबाद कहाँ पर है? अजमेर में है। नसीराबाद छावनी के अंदर विद्रोहियों का प्रमुख नेता कौन था? बख्तावर सिंह था। विद्रोही थे कौन? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे। और इन नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने किन किन की हत्या कर दी? वुड और न्यूबरी की। एक तो वुड यानी लकड़ी होती है ना, और न्यूबरी देख लो आप लोग, मैच कर लो इनको, ट्रिक बना लो एक। वुड और न्यूबरी को मार दिया। किन किन को? वुड और न्यूबरी की हत्या कर दी। वुड और न्यूबरी को मार दिया या हत्या कर दी। वुड और न्यूबरी की हत्या कर दी। और पेनिन की दिल के दौरे से मृत्यु हो गई। पेनिन की दिल के दौरे से ही मृत्यु हो गई। प्राण पखेरु उड़ गए पेनिन के तो दिल के दौरे से ही। आ गई बात समझ में? आगे चले। और जो कुछ अंग्रेज परिवार बच गए थे यहाँ पर, तो उन परिवारों को अंग्रेज अधिकारी एक मेजर प्रीचार्ड। तो अंग्रेज अधिकारी मेजर प्रीचार्ड ने अंग्रेज परिवारों को लेकर ब्यावर चले गए। तो जो मेजर प्रीचार्ड है, जो वहाँ पर नसीराबाद छावनी के अंदर जो सिपाही बच गए थे, जिनके परिवार बचे हुए थे, उनको मेजर प्रीचार्ड ने ब्यावर लेके चले गए। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब क्रांति के अंदर 15वीं नेटिव इन्फेंट्री तो शामिल हुई थी। अब इनके साथ अन्य विद्रोही कौन शामिल हो गए? अन्य विद्रोही कौन शामिल हो गए?
30वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक, इन्होंने भी विद्रोह के अंदर शामिल, ये भी विद्रोह के अंदर शामिल हो गए। 30वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। अब उसके बाद नशीराबाद छावनी के अंदर 28 मई को विद्रोह हो गया। अब अगला विद्रोह होता भरतपुर में। कहाँ होता? भरतपुर का विद्रोह कब होता है? ये होता है 31 मई 1857 को भरतपुर में भी विद्रोह हो जाता है। अब इस समय शासक कौन है भरतपुर का? तो भरतपुर का शासक है जसवंत सिंह। पीछे लिखा था हमने जसवंत सिंह। भरतपुर का शासक कौन है? जसवंत सिंह। कौन? नाबालिग है इस समय। भरतपुर का शासक कौन है? जसवंत सिंह। कौन है भरतपुर का शासक? जसवंत सिंह। कौन है भाई? जसवंत सिंह। और पॉलिटिकल एजेंट पढ़ा था पिछली बार कि शासक तो जसवंत सिंह है और पॉलिटिकल एजेंट कौन है? मॉरिसन। याद है या भूल गए? पॉलिटिकल एजेंट कौन है? मॉरिसन। पॉलिटिकल एजेंट कौन है? मॉरिसन। और जो ये मॉरिसन है, ये जैसे ही विद्रोह हुआ 1857 की क्रांति का 31 मई को, ये आगरा भाग गया। तो मॉरिसन आगरा भाग गया। उसके बाद विद्रोह किसने किया? विद्रोही कौन थे यहाँ पर? विद्रोही थे गुर्जर और मेव। विद्रोही कौन कौन थे? गुर्जर और मेव। यहाँ तक की बात क्लियर है। ये हुआ भरतपुर का विद्रोह। उसके बाद 3rd नंबर पे आता है नीमच का विद्रोह। कहाँ का विद्रोह? नीमच का विद्रोह। ये कब होता है? 3 जून 1857। हमने अभी तक 2 विद्रोह पढ़ दिए। एक तो नशीराबाद छावनी में विद्रोह होता है जो होता है 28 मई को। फिर होता है भरतपुर में विद्रोह होता है जो होता है 31 मई को। उसके बाद नीमच में विद्रोह होता है कंटिन्यूसली 3 दिन के गैप में विद्रोह हो रहा है। 28 के बाद 31 मई को हो रहा है, फिर 31 मई के बाद 3 जून को विद्रोह हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? नीमच के अंदर। कहाँ हो रहा है? नीमच। भाई 3 दिन का गैप लग रहा है। 28 के बाद 31 मई को भरतपुर में विद्रोह होता है और 31 मई के बाद फिर 3 जून को नीमच के अंदर विद्रोह होता है। अब नीमच के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन हो? विद्रोहियों के प्रमुख नेता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। प्रमुख नेताओं का नाम है मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह। याद हो जाना चाहिए, मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह। विद्रोहियों के प्रमुख नेता कौन है? मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह। कौन है विद्रोहियों के प्रमुख नेता? मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह। कौन है विद्रोहियों के प्रमुख नेता? मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह। कौन है? मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह। गोली से किसकी मृत्यु हो जाती है यहाँ पर? भाई कोई न कोई अंग्रेज अधिकारी तो मरेगा ना। तो कौन अंग्रेज अधिकारी यहाँ पर मरता है? एबॉट। कौन मरता है? एबॉट। कौन मरता है? एबॉट। उसके बाद देखो प्रमुख नेता कौन है? मोहम्मद अली बेग। कब नीमच में विद्रोह कब होता है? 3 जून 1857 को। प्रमुख नेता मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह। गोली से मृत्यु एबॉट। अब जो यहाँ पर कुछ अंग्रेज बच गए थे वो यहाँ से भगते हैं और भगकर चित्तौड़ के पास में एक गांव है डुंगला गांव, वहाँ पर जाकर शरण लेते हैं। तो देखो नीमच से
बचकर निकले 40 अंग्रेज़ों को डुंगला गांव चित्तौड़। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है कि नीमच से भगे हुए बचकर भगे हुए जो अंग्रेज़ थे उनको कहाँ पर शरण मिली? डुंगला गांव चित्तौड़ में। चित्तौड़ में शरण ली। और बाद में जो मेजर सावर्स है, जो चित्तौड़ मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट, उन्होंने स्वरूप सिंह से कहा और स्वरूप सिंह ने जगमंदिर के अंदर ठहराया। तो शरण ली और इसके बाद मेजर सावर्स। कौन है मेजर सावर्स? मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट के कहने पर महाराणा स्वरूप सिंह ने इन्हें कहाँ पर शरण दी? जगमंदिर। जगमंदिर कहाँ पर है? पिछोला झील में। कहाँ पर है? पिछोला झील में शरण दी या ठहराया। यहाँ तक की बात समझ में आ गई क्या? सभी के यहाँ तक क्लियर हो गया कि भाई नशीराबाद छावनी के अंदर विद्रोह प्रारंभ होता है 28 मई 1857 को। प्रमुख नेता है बख्तावर सिंह। और विद्रोही कौन थे? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे। उन्होंने वुड और न्यूबरी को मार दिया और पेनिन की दिल के दौरे से मृत्यु हो गई। वहाँ पर जो बचे कुचे अंग्रेज़ थे उनको मेजर प्रिचार्ड ने ब्यावर लेकर चले गए वो। उनके बाद 30वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उन सैनिकों के साथ शामिल हो गई। उसके बाद हम देखते हैं भरतपुर का विद्रोह होता है नशीराबाद के जस्ट 3 दिन बाद 31 मई 1857 को। भरतपुर के शासक है जसवंत सिंह, जो उनकी नाबालिग है। पॉलिटिकल एजेंट है वहाँ के मोरिसन भाग के कहाँ पर चले जाते हैं? आगरा चले जाते हैं। विद्रोही कौन कौन थे? गुजर और मेऊ जाति के लोग विद्रोही थे। उसके बाद नीमच, भरतपुर के विद्रोह के जस्ट 3 दिन बाद 3 जून 1857 को नीमच में विद्रोह होता है। प्रमुख नेता है मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह। इन लोगों ने एबोर्ड को गोली मारकर हत्या कर दी। अब यहाँ से जो अंग्रेज़ बच के निकले वो डुंगला गांव चित्तौड़ के अंदर 40 अंग्रेज़ बचकर निकलते हैं। वो डुंगला गांव चित्तौड़ में शरण लेते हैं और वहाँ पर मेजर सावर्स मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट ने महाराणा स्वरूप सिंह को कहा और उनके कहने पर ही महाराणा स्वरूप सिंह ने उनको जगमंदिर पिछोला झील के अंदर शरण दी और ठहराया। यहाँ तक की बात समझ में आ गई हो तो आगे चलें। किसी को कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक की बात सभी के? भाई आगे चले गया। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक है भाई, आगे चलते हैं। आगे की बात करेंगे अगली क्लास के अंदर। आज इस क्लास में तो बस यहीं तक। ठीक है, ओके, धन्यवाद।